Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. It is the 92 video of polity. In this video we will discuss about DPSP. तो हम देखेंगे DPSP के बारे में. हमने अभी तक की डिस्कशन जो किया, वैसे हम शुरुआत से देखें पॉलिटी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कशन करी. तो हम जहाँ बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमने शुरुआती ही लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में. तो फंडामेंटल राइट्स की जब भी कहीं भी बात आती है, कहीं भी फंडामेंटल राइट्स की बात आई, तो क्या हुआ, उन राइट्स में कुछ ना कुछ इशू जरूर आए. क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति के पास कुछ राइट्स होते हैं तो उसको उस व्यक्ति को गेन करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है. जैसे हेल्थ के राइट तो दे दिए गए, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है. तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और सब सेटअप चाहिए. तो ऐसे राइट्स तो देना आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है. इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो रखे गए वो नॉर्मली रखे गए. मतलब ऐसे राइट्स जिनके थ्रू क्या नहीं हर्ट होगा, हमारी फ्रीडम हर्ट नहीं होगी, हमारी स्पीच हर्ट नहीं होगी, और क्या हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है, हमको मिल सकती है, हमको काम करने का अधिकार मिलेगा, इक्वल स्टेटस मिल पाएगा सोसाइटी में. हाँ, तो मतलब क्या हो रहा है कि फंडामेंटल राइट्स तो उनको रखा जा रहा है जिनकी वजह से कभी ना कभी क्या हुआ था, जब हम इंडिपेंडेंस, जब अभी हम जो पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसको बेहतर कैसे समझ सकते हैं कि जब हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा को देखें और इसे देखें, फिर हम कंपैरिजन करें. हाँ, ये सबके लिए नहीं है कि जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हीं के बारे में है. हाँ, उन्हीं लोगों के लिए ये बात होगी कि वो लोग क्या करें कि पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा को देखें. वो कब देख सकते हैं? जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब उसकी क्लास होगी तो देखेंगे. तो मॉडर्न हिस्ट्री हम नॉर्मली वैसे सब लोग जानते तो ही हैं कि उस एरा में क्या होता था, कि उस एरा में ये था कि बहुत सारे, कोई हमारे पास राइट नहीं होते थे. जैसे फ्रीडम की बात आई, तो हमारे पास कोई फ्रीडम है नहीं. कभी भी क्या हो सकता है, कहीं भी अगर मान लिया कोई भी तरह से विरोध हुआ ब्रिटिश कॉलोनी के प्रति, किसी ने दिखाया, कोई भी वहाँ पे लीडर तैयार हुआ, तो पूरी कॉलोनी में कोई भी फ्रीली कोई भी एक्ट नहीं कर सकता था. तो मतलब क्या हुआ, अब वही चीज़ें, और बोल नहीं सकता था, स्पीच गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकता था, अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हर कोई बोलता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें ब्रिटिश कॉलोनी में हुई, वही सारी चीज़ों को क्या किया गया, मतलब फ्रीली आदमी रह सके, तो उन चीज़ों को तो फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया. लेकिन डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हाँ, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो उनके बारे में क्या है कि जैसे कुछ अलग से ऐसी चीज़ें, अब सोसाइटी में हम आराम से रह सकते हैं, हमारे पास कोई भी क्या है, कोई भी हमको डर नहीं है, हम आराम से रहेंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास और भी तो चीज़ें चाहिए यहाँ रहने के लिए, तो हम फ्रीली रह तो पा रहे हैं, हमको, मेरे पास कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, हाँ, हमको वैसा एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए कि वहाँ पे हम रह सकें. तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ अलग से चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी. जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, तो ये सारी चीज़ें भी तो हमको ज़रूरत है. और जैसे हमारा सोसाइटी में स्टेटस क्या है, सभी को इक्वल जस्टिस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वहाँ इलिटरेसी हो रही है, वहाँ की वल्नरेबिलिटी क्या है. तो बहुत सारे एक्सपेक्ट ऐसे होते हैं यहाँ जिनकी ज़रूरत होती है सोसाइटी में. तो डीपीएसपी क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है. जैसे अगर किसी को जस्टिस ना मिले या प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस ना मिले, तो वो सोसाइटी में सही से नहीं रह सकता. तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं डीपीएसपी में. हमने बात करी गांधीयन टाइप ऑफ डीपीएसपी के बारे में, लिबरल टाइप ऑफ डीपीएसपी के बारे में, सोशलिस्ट टाइप ऑफ डीपीएसपी के बारे में. तो हमने क्या समझा कि जो डीपीएसपीज हैं, सोशलिस्ट टाइप ऑफ डीपीएसपीज में हमने देखा सोशलिस्ट फीलिंग जहाँ से निकल के आ रही थी, कि क्या हो रहा था वहाँ पे, ये हो रहा था कि जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, और सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस जो है वो क्या हो, ठीक हो, तो वही क्या होगा, हाँ, उनके लिए सोशल डीपीएसपी होगा. तो ऐसे डीपीएसपी जिनसे इकोनॉमिक और सोशल डीपीएसपी जो ग्रोथ है लोगों की हो, तो उससे क्या होगा, उससे उनका क्या हो सकता है कि सोशलिस्ट डीपीएसपी के जरिए, उन आर्टिकल्स के जरिए, वो आर्टिकल्स क्या है, उनके लिए वेपन है, कि उसके जरिए उनको क्या मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जिनके थ्रू वो क्या कर सकता है, उनका सोशल बैकग्राउंड और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन दोनों की ग्रोथ हो सकेगी. तो वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ डीपीएसपी में हमने देखा. फिर हमने बात करी गांधीयन टाइप ऑफ डीपीएसपी. तो गांधीयन टाइप ऑफ डीपीएसपी को याद करना बहुत आसान है कि जो गांधी जी थे वो काफ़ी सात्विक आदमी थे, तो उनके जो डीपीएसपी होंगे वो वैसे ही होंगे. तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो गांधीयन फीलिंग आती है.
गांधी टाइप ऑफ डीपीएसपी में ये मेंशन्ड नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो जानकार है पॉलिटी के उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है। फिर लिबरल टाइप ऑफ डीपीएसपी, तो यहाँ पे लिबरलिज्म की फीलिंग आती है, फ्रीडम और मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब की जो फीलिंग आती है, लिबरल है, सेकुलरिज्म है, तो इन सारी चीज़ों की जो फीलिंग आती है वो लिबरल डीपीएसपीज में है। तो हमने इन सब के बारे में जब डिस्कस किया तो हमने पाया कि ये सब फंडामेंटल राइट से अलग चीज़ें हैं। जैसे मैरिज की बात हुई, डिवोर्स की बात हुई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ, या बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आ सकती। क्यों? ताकि फंडामेंटल राइट्स के तो सबके पास है, हाँ, कोई भी चाहे भी जितना पुअर पर्सन हो उन सबके पास है, लेकिन जो सोसाइटी में व्यक्ति का स्टेटस है उसके लिए उसको अलग से क्या देने की ज़रूरत है, डीपीएसपी देने की ज़रूरत है। हर राज्य में अपना अलग क्या होता है, डीपीएसपी लागू हुए होते हैं। जैसे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो केवल उत्तराखंड में है। हमने डिस्कस उस दिन किया था एक क्वेश्चन के बारे में कि कॉन्स एंड प्रोज ऑफ, यानी जो प्रोज मतलब होता है फेवर में क्या कमेंट्स आए यूसीसी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के, और उसके क्या कॉन्स क्या होंगे, मतलब उसके अगेंस्ट में डीपीएसपी के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अगेंस्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो हम डिस्कस कर पाए थे वहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में यूसीसी के। फिर हमने देखा था वे फॉरवर्ड कि अब इसमें क्या अप्रोच हो सकती है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। फिर हमने डिस्कस करने वाले थे हम कंक्लूजन के बारे में, तो वहाँ पे मैंने वीडियो बंद कर दिया था, तो उसमें लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वैसे मैंने पूरा वीडियो दिया था कंक्लूजन का, तो उसमें टू वर्ड्स थे। कौन कौन से? एक होता है रिफॉर्मिस्ट, मतलब उस कंक्लूजन का मतलब क्या था। तो पहली मैंने लाइन लिखी थी कि जो वो है यूसीसी वो गुड तो है लेकिन बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि बेस्ट कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे कोई भी प्रकार की डाइवर्सिटी ना हो। जैसे फ्रांस में है, बहुत सारे, जैसे सेपनास एक कोई है कंट्री, तो वहाँ पे है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे यूसीसी चल रहा है, हाँ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डाइवर्सिटी थोड़ी कम है। लेकिन हमारे इंडिया में हर जगह पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जहाँ कोस कोस पे पानी और वाणी बदल जाती है, वो तो हमारा इंडिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम बाहर से देखें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, जैसे रिलीजन है, कास्ट है, वुमेन स्टेटस है, लिटरेसी है, एजुकेशन है, तो इन बहुत सारी हर क्षेत्र में हमको डाइवर्सिटी इंडिया में मोस्टली देखने को मिलती है। और अगर कुछ नहीं देखे तो ये भी हम देख सकते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और उनमें तो बहुत सारी, ब्रीफली अगर हम जाए तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ में होने के बावजूद इंडिया में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाना उतनी हद तक सही नहीं बैठ सकता। क्यों? ताकि वो यहाँ पे सही से जस्टिस नहीं कर सकता। सभी के लिए अगर एक लॉज होंगे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले इंडिया में, तो वो यहाँ पे इक्वल जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ कही थी कि जो गुड तो हो सकता है इंडिया में, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता। और एक, क्योंकि इंडिया में यहाँ क्या हो सकता है कि रिवाइवलिस्ट नेचर में अगर हम यूसीसी को लागू करना चाहें, मतलब अगर रिवाइवलिस्ट, इसका मतलब पहले क्या होता है, रिवाइवलिस्ट मतलब होता है टोटल चेंज। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी हम करें कि जैसे जैसे कि जो सोशल रिफॉर्म, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सोशल रिफॉर्म एक चीज़ होती है। तो जब 1857 वहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ था, 1857 में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी जो आर्मी के ही लोग थे, मतलब जो लोग ज़बरदस्ती, क्या हो रहा था, युद्धों में जिनको शामिल किया जा रहा था, और बहुत जो इंडियन पीपल थे उनको भी क्या किया जा रहा था, जब ब्रिटिश कॉलोनी में रखा जा रहा था, तो क्या हो रहा था, मतलब ब्रिटिश आर्मी में रखा जा रहा था, तो क्या हो रहा था कि वहाँ जो आर्मी मेंबर्स थे तो वो परेशान हो रहे थे कि हमको आर्मी में रख तो रहे हैं लेकिन अच्छा प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हाँ, बहुत सारा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या हुआ, तो एक रिवॉल्ट हुआ 1857 का। तो उस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद जब रिवॉल्ट हो गया, बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था उस समय, तो लोग कहते हैं कि वो पहला प्रयास था हमारी फ्रीडम के लिए 1857 में। कुछ लोग कहते हैं वो पहला प्रयास नहीं था, लेकिन कुछ एरिया में, अवध क्षेत्र में ही उसका बोलबाला था। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी, तो वहाँ पे एक वर्ड आया कि सोशल रिफॉर्म।
तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ताकि वहाँ पे एक तो रिवॉल्ट तो हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया, वहाँ से सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल हो गया। मतलब जो विक्टोरिया थी हाँ, तो उन्होंने ही क्या किया, यहाँ पे रूल पूरा करने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चली गई और उनकी आर्मी को भी ले लिया गया। तो क्या हुआ कि अब वहाँ पे रिवॉल्ट तो हो गया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अब क्वीन रूल इस्टेब्लिश हुआ, मतलब क्राउन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, ब्रिटिश क्राउन, तो फिर क्या हुआ, जो लोग थे, कहीं ना कहीं जब रिवॉल्ट होता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो रिफॉर्म होता है, सोशल रिफॉर्म, तो क्योंकि एक बार रिवॉल्ट हो गया था तो लोग सोच रहे थे कि अब इसकी एक बार चिंगारी हुई है तो हो सकता है कि हमको अभी फ्रीडम भी मिल जाए। तो इसलिए उस समय फ्रीडम की भी बात नहीं होती थी, उस समय होता था कि ब्रिटिश ही कॉलोनी में कुछ हमारे साथ अच्छा हो, मतलब हमको अच्छे से फ्रीडम मिले ये सब। तो मतलब हम पहले जो ब्रिटिश कॉलोनी है उससे अच्छी अपनी चीज़ें मनवाने की कोशिश करें कि हमको भी कुछ राइट्स मिले, इंडियन पीपल को भी। तो क्या हुआ, वहाँ पे सोशल रिफॉर्म किया गया, लेकिन पहले देखा ये गया उस समय सोसाइटी में कि वहाँ के लोगों में ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब जैसे कास्ट में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, हायरार्की, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो हो लेकिन वहाँ पे कुछ गलत ना हो। जैसे वुमेन को इलिटरेसी रेट बहुत है, यहाँ अनपढ़ हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये जो मतलब यहाँ पे कुप्रथाएं थी जो ड्यू टू कस्टम्स, तो सोशल रिफॉर्म करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी उस समय। तो ये वर्ड निकल के आया कि यहाँ रिफॉर्मिस्ट, तो वहाँ पे दो चीज़ें आई कि रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। ये इतनी कहानी के पीछे क्या था कि रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, तो दो प्रकार के लीडर हुए। कौन कौन से? टू टाइप्स के लीडर, कि कुछ लोग तो चाहते थे, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, तो ये सारे जो समाज थे उस समय, हाँ, तो उन सारी चीज़ों ने, उन लोगों ने क्या किया, इन कॉन्सेप्ट को बताया कि एक कुछ लोग तो वहाँ पे थे रिफॉर्मिस्ट टाइप के, मतलब चाहते थे कि हम छोटी, मतलब जो हमारी इंडिया में कस्टम्स प्रैक्टिस हो रहे हैं उन्हीं में कोई रिफॉर्म कर लेंगे। कुछ लोग चाहते थे रिवाइवलिस्ट, मतलब कि उसमें इतना बड़ा कुछ चेंज लाएंगे कि जो पहले हुआ करता था वैसा ही हो, मतलब उसमें कुछ भी चेंज लाने की जरूरत नहीं, टोटल उसको हटा ही दो और पूरी तरह से जो पहले होता था या अब जो हो रहा है, मतलब जो या जो अच्छा होना चाहिए, मतलब उसी को इस्टेब्लिश करो, मतलब जो कुछ भी यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है उसको पूरी तरह से हटा दो। तो ये रिवाइवलिस्ट हो गया कि टोटल चेंज करो, हाँ, रिफॉर्म करने के लिए। और रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या हुआ कि छोटा सा चेंज करो, मतलब जैसे अगर कहीं छोटी सी प्रॉब्लम है तो केवल उसी को सॉल्व कर दो, अब पूरा उसको जड़ से साफ ना करो। तो ये हो गया रिफॉर्मिस्ट। हाँ, और रिवाइवलिस्ट मतलब टोटल उसको हटा ही दो प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे रिवाइवलिस्ट का मतलब ये है। तो अब इसका यूसीसी से क्या मतलब है? तो यूसीसी से रिलेशन ये है कि इंडिया में जो है रिफॉर्मिस्ट टाइप का यूसीसी लागू हो सकता है, मतलब कहीं कहीं पे जैसे कुछ लॉज वगैरह हैं तो उनमें क्या करें, रिफॉर्मिस्ट टाइप, मतलब वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, अपने इंडिया में केवल ऐसा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो यहाँ पे, क्योंकि सेकुलरिज्म है लेकिन डिफरेंट टाइप का सेकुलरिज्म है, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म की हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के बारे में, तो क्या होता है कि सर्वधर्म समभाव के बारे में सेकुलरिज्म में। तो जो यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर सकती है, अगर जब भी कोई धर्म की बात आएगी तो क्या करेगी, उसमें कुछ ना कुछ अपना इंटरफेयर करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, या कोई सोसाइटी में ऐसी बात आएगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। तो क्या करेगी कि उसमें कुछ ना कुछ छोटा रिफॉर्म करेगी, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कोई लॉ ले आई या कुछ ले आई, तो मतलब उतने को केवल सही कर लिया उस समय। तो इसीलिए मतलब ऐसे यूसीसी लागू करें, हाँ, कुछ ना कुछ छोटा सा कोई ना कोई, हाँ, प्रॉपर उसको, मतलब उसमें क्या करें, हाँ, कि प्रॉपर उसी को, कि मतलब जैसे कहीं पर प्रॉब्लम उठी, कास्ट में कोई छोटी सी प्रॉब्लम उठी तो उस, या ट्राइबल्स में कोई छोटी प्रॉब्लम उठी तो ट्राइबल्स में, या मतलब जैसे संथल है, और भी कई सारी कास्टेज हैं ट्राइबल से रिलेटेड, तो अगर संथल में प्रॉब्लम उठी है, संथल ट्राइबल में, तो केवल उन्हीं में, और जहाँ पे प्रॉब्लम उठी केवल उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तो ये हो गया रिफॉर्मिस्ट टाइप। तो ऐसे यूसीसी लागू करना चाहिए इंडिया में, ना कि रिवाइवलिस्ट फॉर्म में, मतलब कि उसको पूरा हटा ही दो, हाँ, सब कुछ, और केवल यूसीसी ही लागू कर दो। तो ये इंडिया में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी है, इसीलिए। तो ये कंक्लूजन का कल मतलब था पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में, यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में अब बातें हो गई हैं, हाँ, और अब जो करंट अफेयर्स से टॉपिक्स आएंगे अब वहीं पढ़ने की ज़रूरत है डीपीएसपी के बारे में, वरना हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है डीपीएसपी के बारे में।
तो हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस पुराने भी हैं, जब हम रिलेशन बिठाएंगे, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो भी हमने इन केसेस के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो अब हम केस स्टडी देखेंगे। तो इसमें मोस्टली जो केसेस हैं वो मुस्लिम वुमेन के लिए हैं, हाँ, कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि जो जो मैरिज वगैरह है एंड डिवोर्स, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, यूसीसी में, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए लॉज हैं अलग अलग, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो हम उनकी क्योंकि बात कर रहे हैं यूसीसी के बारे में, तभी एक केस स्टडीज़ में हम देख रहे हैं। तो देखते हैं। एक हुआ था शाहबानू केस। तो इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा, कोर्ट हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, बट राजीव गांधी गवर्नमेंट नलीफाई बाई पासिंग मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986। मतलब यहाँ पे ये हो रहा था कि पॉलीगेमी एक प्रैक्टिस होती है मुस्लिम्स में, मतलब कई सारे विवाह होते हैं यहाँ मुस्लिम्स में। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है यहाँ, तो जो पहली वाइफ है तो उसको डिवोर्स दे दिया, या 3 बार कहा तलाक तलाक तलाक, हो गया डिवोर्स। तो ये ऐसा पहले प्रैक्टिस हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, शाहबानू एक केस आया, तो उसमें क्या हुआ कि, तो यहाँ पे अब हम पहले तो इन केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यूसीसी के जरिए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए इसे दूर कैसे किया जा सकता है, और इसे दूर कैसे किया कैसे गया, तो हम ये देखते हैं। तो शाहबानू केस में क्या हुआ कि कहा गया कि ये ड्यूटी है हस्बैंड की कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे वाइफ को, हाँ, और अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी उसके अकॉर्डिंग। फिर लेकिन क्या हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, नलीफाई कर दिया इस जजमेंट को, और फिर क्या मतलब नलीफाई कर दिया इस जजमेंट को, और पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट, मतलब डिवोर्स एक्ट ही ले आए, हाँ, मेंटेनेंस वगैरह का इन सब का चक्कर हटा दिया। तो ये पहला केस हो गया। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरला मुदगल केस के बारे में। कोर्ट हेल्ड दैट कन्वर्टिंग टू इस्लाम फॉर अ सेकेंड मैरिज, एंड क्या हुआ था कि कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं कि मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें क्या होता है कि एक ही विवाह की प्रथा है। तो क्या हुआ कि कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन करने लगे, मुस्लिम धर्म में आ गए। क्यों, पॉलीगेमी के लिए, बहुत सारे विवाह के लिए। तो क्या हुआ, इससे ये हुआ जब कई सारी मैरिज के लिए जो मुस्लिम धर्म में लोग कन्वर्ट होने लगे, तो फिर एक केस अराइज हुआ, सरला मुदगल केस। तो इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में कन्वर्ट होना केवल मैरिज के लिए क्या है, ये ठीक नहीं है, और जो एंड हस्बैंड विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी सेक्शन 492 आईपीसी, मतलब जो हस्बैंड जो ऐसा करेगा तो उसको अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी। तो ये हो गया सरला मुदगल केस। फिर श्रेया बानू केस। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटा दिया गया, और बहुत सारे और भी रूल्स बनाए गए, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को यहाँ पे हटा दिया गया श्रेया बानू केस में। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि मैरिज में, मतलब ऐसी जो मैरिज वाली प्रॉब्लम्स हैं वो किस में नहीं होती है राइट, जो मतलब हिंदूज में इतनी कम प्रॉब्लम्स कम है मैरिज वाली, मुस्लिम्स में ज़्यादा है। क्यों, ताकि वहाँ पे पॉलीगेमी होती है। पॉलीगेमी मतलब बहुत सारे यहाँ मैरिजेस होती हैं, तो इसीलिए जो केसेस आते हैं तो वो मुस्लिम रिलीजन में जो है औरतें वुमेंस उनसे रिलेटेड ज़्यादा है, बल्कि हिंदू वुमेंस में यहाँ ये सारे केसेस कम है, क्योंकि यूसीसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हम देखेंगे डिसाइडेड बाई शरीयत एक्ट कौबा, एक एक्ट होता है यहाँ यूसीसी में, कि इससे क्या होता है यहाँ कि डिसाइड होता है कि मैरिज होगी या नहीं होगी, ये सब जो भी हो, हाँ, तो हमको केवल पढ़ना है, हाँ, डीपली नहीं जाना यहाँ पे। फिर यूसीसी विल प्रोवाइड इक्वलिटी टू मुस्लिम वुमेन राइट्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो मुस्लिम्स हैं उनमें कैसे अब डिसाइड होगा कि मैरिज वगैरह के बारे में, तो शरीयत एक्ट कौबा से डिसाइड होगा कि उनकी मतलब मैरिज वगैरह कैसे होगी यहाँ। फिर अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यूसीसी जो है, यूसीसी के जरिए अब हमने इन केसेस के बारे में डिस्कस क्यों किया, तो ये टॉपिक अराइज होता है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे यूसीसी होता तो उनके साथ ये दिक्कत कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यूसीसी क्या करता वहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता कि पहले तो पॉलीगेमी हटा देता। पॉलीगेमी मतलब बहुत सारी जो मैरिजेस हैं उनको हटा देता, मतलब सिंगल मैरिज ही होती अलाउ, और क्या करता, इक्वलिटी रखता डिवोर्स में। और ये जो तलाक है, ट्रिपल तलाक, तो ये सब तो होता ही नहीं है यूसीसी में।
फिर और एबल टू अडॉप्ट चाइल्ड, हाँ तो मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि मतलब जो वुमेन्स हैं, हाँ जो जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं यूसीसी में, लेकिन अगर केवल उन्हीं के रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो इसीलिए यूसीसी के जरिए, यहाँ पे यूसीसी कैसे लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे कैसे लागू हुआ कि रिफॉर्मिस्ट नेचर में इसको अप्लाई किया गया। जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था तो कोर्ट के जरिए केवल उसी को रोक दिया गया, या पार्लियामेंट के जरिए उसी को रोक दिया गया, तो क्या हुआ, ये बंद तो हो गया लेकिन पूरा पूरा चेंज भी नहीं लाया गया। अब ऐसा नहीं है यहाँ कि मतलब उनके पूरे रीति रिवाज को ही बदल दिया जाए, रिलीजन को, या जैसे हिंदूज में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं तो पूरे रीति रिवाज को बदल दिया जाए। जैसे एक केस आया था, हाँ, कि जो डॉटर होगी, हाँ जो लड़की होगी, हाँ उसको 50% उसका भी अधिकार होगा, हाँ प्रॉपर्टी में। तो क्या होगा, अब उसको अधिकार मिलेगा तो, लेकिन वो कोर्ट जाए, हाँ तो मतलब उसको पूरा अधिकार मिलेगा। अब तो उसको चेंज करने के लिए केवल उसको अधिकार दे दिया गया, लेकिन यही नहीं किया गया कि रिवाइवलिस्ट चेंज ले आए कि मतलब पूरा ही उसको मिल जाए। ऐसी चीज़ें नहीं है, 50% अधिकार दिया गया, मतलब रिवाइवलिस्ट मतलब टोटल चेंज नहीं किया गया, रिफॉर्मिस्ट केवल चेंज रखा गया। तो यहाँ पे यूसीसी कैसे लागू हुआ है कि छोटा सा चेंज लाया गया, रिफॉर्मिस्ट वहाँ पे मतलब रिफॉर्म कर लिया गया। तो ये हो गया, हाँ किसमें, यूसीसी में। तो अब यहाँ पे डीपीएसपी का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे, अब लेकिन यहाँ पे भी जब हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो भी हमने क्या डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ केसेस के बारे में हमने देखा था। शुरू से जब से 1950 से क्या हुआ है, ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी और हमारा संविधान आया, जबकि बहुत सारे साल लगे हैं आने में, हाँ लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का इशू। तो इसमें डिबेट रहती है शुरू से ही, इसीलिए 1951 में ही पहला केस आ गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से। तो खासकर राइट टू प्रॉपर्टी मेन टॉपिक रहा है फंडामेंटल राइट्स में बहुत समय तक। तो इसमें कौन कौन से केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मेंस में हाँ इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं, और मतलब सॉरी प्रीलिम्स में और मेंस में भी हाँ ये टॉपिक अराइज होता है कि डिबेट हमेशा से जो रही है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते हैं पॉलिटी में। तो अब हम केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक केस आया था चंपकम दोराई केस। तो इसमें क्या हुआ था कि कहा गया था कि कोर्ट हेल्ड फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम, मतलब जो फंडामेंटल राइट है वही सुप्रीम है। फिर मतलब अगर पूछा जाए कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है तो उन दोनों में सही कौन है, मतलब किसको लागू करना चाहिए किसको नहीं लागू करना चाहिए, अगर ये पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हम मतलब डायरेक्टली अपने ही व्यू नहीं रख सकते हैं। अगर कहा जाए हाँ कि अपने व्यू रखने हैं तब तो हम रखेंगे, लेकिन अगर नहीं कह रहा है तो भी हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। मतलब ऐसे ही बात हम ना करें, हाँ कुछ हमारे पास डाटा प्रॉपर होना चाहिए। तो इन केसेस के जरिए हम इनको यूज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। कैसे, तो पहला केस है चंपकम दोराई केस। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स को ही सुप्रीम कहा रखो। फिर शंकरी प्रसाद केस आया था। तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था फंडामेंटल राइट में कि हार्मनी बिटवीन देम, मतलब जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है तो इन दोनों में हार्मनी रखो, मतलब जब जिसकी नीड हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ हार्मनी रखो, बिठाए रखो कि फंडामेंटल राइट्स को अलग डील करे रहो, डीपीएसपी को अलग डील करे रखो, इन दोनों को आपस में भिड़ाओ ना। तो ये हो गया शंकरी प्रसाद केस में। फिर एक केस आया रे केरला केस। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कोर्ट हेल्ड बैलेंस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू नीड। इसमें कहा था कोर्ट ने रे केरला केस में कि नीड के हिसाब से फंडामेंट मतलब जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट तो हमको मिल ही रहे हैं, मतलब डीपीएसपी वगैरह है तो ये सब क्या करें, नीड के हिसाब से दे, मतलब जहाँ पे जैसी नीड है जैसी रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे हेल्थ की बात अगर है तो अगर वहाँ पे बहुत सारे अस्पताल वगैरह हैं, हाँ तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हम दे, या मतलब वहाँ का बजट ही सरकार का इतना नहीं है तो मतलब नीड के अकॉर्डिंग दे, मतलब जैसी वहाँ की सिचुएशन हो। तो ऐसे डीपीएसपी भी प्रोवाइड करे और फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड करे। ये रही केरला केस हो गया। फिर वेंकट रमन केस आया था। इसमें क्या हुआ, इसमें भी फंडामेंटल राइट को ही सुपरमेसी दी। आईसी गोलकनाथ केस आया था, इसमें भी प्राइमेसी दी किसको, फंडामेंटल राइट को ही। फिर मिनेर्वा मिल केस आया था, इसमें कहा गया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन देम, मतलब
ठीक है वो यही है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को आपस में भिड़ाए नहीं। डीपीएसपी और तो हम इसमें आंसर में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन अगर हमसे पूछा जाए कि ऑल ओवर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का क्या हो सकता है, कि कंक्लूजन यही हो सकता है। इन केसेस के जरिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन केवल इतना है हाँ, कि यहाँ पे हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को ही रखें, सुपरमेसी दे, कि जहाँ पे नीड फंडामेंटल राइट की है वहाँ पे फंडामेंटल राइट ले लो, जहाँ पे डीपीएसपी की नीड है वहाँ पे डीपीएसपी रख लो, आपस में क्या हो, रस्साकसी ना हो। तो हमने इन सब बातों को डिस्कस किया। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।